हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी बेहतरीन होने वाली है। फाइटिंग सीन स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि जॉन्ग कह रहे थे, हमें सबसे पहले त्यानाई सिटी जाना होगा। वहाँ उतरे त्यानलोंग समुद्री लुटेरों को नष्ट करना होगा। हम वहाँ के लोकेशन से काफी परिचित हैं और हमारे जासूस पहले से वहाँ पे हैं, इसलिए वहाँ पे लड़ना हमारे लिए अच्छा है। हमें तो बस वही अभ्यास करने की जरूरत है जो हमने हर दिन किया है। ये कहते हुए उन्होंने हुआ और शिकिंग को कुछ निर्देश दिए। लड़ते समय आप लोग हमेशा शिकिंग के करीब रहोगे। वह पहली बार इस बैटलफील्ड में आई है, इसलिए उसे डिफेंस करने की जरूरत है। टीचर लियान ने सर हिलाया। बेशक मैं शिकिंग की प्रोटेक्शन करूंगी। वह भी बातों को समझ रही थी। वह भी मियाओ कहती है। जॉन्ग आगे बता रहे थे, जहाँ तक सभी की मैनेजमेंट की बात है बेली चांकिंग, मैं इसे आप पे छोड़ता हूँ। जब तक मैं कुछ नहीं कहता हूँ, सारा कुछ प्लानिंग आप ही के हिसाब से चलेगी। बेली चांकिंग को भी काफी अच्छा लगा। लीडर्स के द्वारा उन्हें पावर दिया जाना ये काफी अच्छा लगता है। वह भी कह रहे थे, यस मैं समझ गया कैप्टन। टेंगू टीम, रिकार्नेशन टीम और यान्यून के टीम सभी टीमें हवाई अड्डे की ओर चल पड़े। तीनों टीम के लिए अलग अलग विमान तीनों लोकेशन पे जाने के लिए निकल गए। इस वक्त त्यानलोंग पायरेट जो कि समुद्री तट पे आ चुके थे, कैन्यूट कह रहा था पूरे त्यानाई शहर में फैल जाओ, जितना लूट सके लूट लो, यहाँ के सारे लोगों को मार दो और सारे संसाधन को लूट लो। पायरेट्स के लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला। त्यानाई शहर के लोगों ने तो पहले ही सारे संसाधन को हटा दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई इंसानों के नामो निशान भी नहीं है। केवल चाओ बेस के आसपास ही उन्हें कुछ चीजें मिली, लेकिन वे सभी बड़ी कारें और कुछ मशीनें थी और साथ में बिखरी हुई कुछ आपूर्तियां भी थी। उनका कोई खास उपयोग नहीं था। उन्हें ले जाना भी अच्छा नहीं था। कैन्यूट को ये एहसास हो गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत एक्लिप्स समूह के लोगों से पूछा, यहाँ पे क्या हो रहा है? फिनिक्स वानरे ने जवाब दिया, डेटा के अनुसार त्यानाई सिटी में सिर्फ 4 सेनाएं बची हैं। उनके संसाधन तो एक जगह पे केंद्रित हो गए होंगे। जब तक आप उन्हें मार देते हैं, त्यानाई सिटी के सारे संसाधन आप लूट सकते हैं। कैन्यूट भी सोच रहे थे कि हाँ, फिनिक्स वानरे ने गलत नहीं कहा है। वे सारे संसाधन छुपे हुए हो सकते हैं। हमें तो सिर्फ ये पता लगाना है वे सारे लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं। उन सभी के मिलते ही आपूर्ति भी प्राप्त हो सकती है। कैन्यूट ने तुरंत सभी लोगों को खोजने के लिए अपने लोगों को कहा, भले ही आपको जमीन के अंदर खोदने क्यों ना पड़े, आप उन्हें खोज कर निकाले। उन्हें ये नहीं पता था कि चाओ बेस के हजारों लोग उनके पैर के नीचे हैं। दूसरी तरफ कमांड सेंटर का सीन दिखाया जाता है। कमांडर जूजेंग कह रहे थे, त्यानलोंग समुद्री लुटेरों का काफी हिम्मत बढ़ गया है। वे लोग जियांगनान क्षेत्र में हमला करने की हिम्मत करते हैं। उनकी भूख तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हमें उन्हें सबक सिखाना होगा, नहीं तो दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में कभी भी शांति नहीं रह पाएगी। तभी सचिव लैन सिंचैन कह रही थी, हमारे बहुत सारे युद्धपोत तो समुद्री क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। उन्हें इक्लिप्स समूह के फ्यूचर प्रिडिक्शन वाले व्यक्ति के थ्रू डायरेक्शन बताया गया होगा, इसलिए वे लोग समुद्र की पेट्रोलिंग टीम से बच गए होंगे। उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में उनके ठिकाने पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। हम उनके मेन अड्डे के बारे में कंफर्म नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें मारना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कमांडर जूजेंग कह रहे थे, ये मुश्किल नहीं है। अगर एक बार हमें उनके मेन हेडक्वार्टर के बारे में पता चल जाए तो हम प्यार भरी मौत का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके अड्डे को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें त्यानलोंग पायरेट्स के अड्डे को कंफर्म करने के लिए कुछ जासूस भेजने की जरूरत है। ये सुनकर लैन सिंचैन थोड़ा मुस्कुराते हुए कह रही थी, हमारे पास उनसे निपटने के लिए और भी तरीके हैं। तभी कमांडर जूजेंग कह रहे थे, ओह तो फिर आप क्या सोचते हैं? सचिव लैन सिंचैन कह रही थी, उनका क्षेत्र तो आइलैंड से भरा हुआ है। वे भोजन और ऊर्जा के लिए इंपोर्ट पे ही निर्भर रहते हैं। दुनिया के अंत के बाद शिपिंग अब और भी ज्यादा कठिन हो गई है और आपूर्ति प्राप्त करने के उनके तरीके अब और भी ज्यादा सीमित हो गए हैं। हमें सिर्फ इन 2 जगहों पे कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि उनकी आपूर्ति समाप्त हो जाए और डीजल के बिना उनकी बड़ी संख्या में जहाज भी कबाड़ बन चुके हैं। कमांडर जूजेंग मुस्कुराते हुए कह रहे थे, आप हमेशा मेरे लिए कुछ नया लेकर आती हो। त्यानाई सिटी में इस वक्त आपूर्ति लूटने का काम चल रहा था। त्यानलोंग पायरेट्स के ग्रुप रिसोर्सेस इकट्ठा करने में लगे हुए थे। बर्फ में दबे हुए कुछ राशन पानी वे लोग निकाल रहे थे जो कि जियांगनान क्षेत्र के लोगों के लिए काम के नहीं थे। वे लोग उन्हें भी इकट्ठा कर रहे थे ताकि वे लोग बहुत ही कम संसाधन वाले एरिया में रहते हैं, इसलिए यहाँ के बेकार चीज भी उनके लिए काफी अच्छे चीजें हैं। इसलिए त्यानाई सिटी के प्रमुख ताकतें जिन चीजों को कचरा समझकर छोड़ देती हैं, वे त्यानलोंग पायरेट्स के लिए अच्छी आपूर्ति कहलाते हैं। जॉन्ग के आलीशान शेल्टर को देखने के बाद पायरेट्स लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने शेल्टर के दीवार को तोड़ने के लिए बहुत सारे हथियारों का उपयोग किया, लेकिन वे
वे लोग तोड़ नहीं पाए। डॉक्टर किरण कह रही थी कोई बात नहीं है, वे लोग शेल्टर की दीवारों को नहीं तोड़ सकते और जोंग और सारे लोग यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। तभी बाहर से एक तेज साउंड सुनाई दी। एक समुद्री डाकू विशाल जाइंट में बदल गया। विला के एंट्रेंस पे जोर जोर से हमला करने लगा, जिसका इम्पैक्ट का हलचल अंदर में भी महसूस किया जा सकता था। विला के दरवाजे तो नहीं टूटे, लेकिन अंदर में उसकी हलचल जरूर हो रही थी। अंकल की वाइफ, विला के रहने वाले और भी लोग सभी डर चुके थे। हालांकि अंकल तो बाहर फाइट करने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था क्योंकि जोंग ने फाइट की इजाजत नहीं दी थी। डॉक्टर किरण ऊपर से तो शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से वह भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। तभी उन्होंने जोंग को कॉल करके यहाँ के हालात बताए। जोंग वहाँ के हालात सुनकर काफी गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने पायलट को आदेश दिया डायरेक्ट हेलीकॉप्टर को उनके विला की तरफ ले जाए। वैसे भी हम समुद्री डाकू को मारने के लिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग उसे कहाँ पे मारते हैं। पायलट ने भी जोंग के कहे अनुसार उनके विला की तरफ उड़ान भरी। और आज की एपिसोड तो यहीं तक थी, लेकिन आप भाइयों के लिए मैंने आगे का भी एक्सप्लेन किया है और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप भाइयों के लिए नोवेल भी एक्सप्लेन कर दूं। कुछ पायलट जो कि इस वक्त विला को तोड़ने में लगे हुए थे, उन्हें अचानक हेलीकॉप्टर की साउंड सुनाई दी। तभी एक म्यूटेंट्स का सर फटता है। जोंग ने ऊपर से ही शूट किया था, हालांकि बुलेट वेस्ट ना हो जाए इसीलिए जोंग उसी को मारते थे जो म्यूटेंट्स था। नॉर्मल लोगों को मारकर अपने बुलेट को वेस्ट नहीं कर रहे थे। बेली चांकिंग ने भी शुरुआत कर दी, वह कह रहे थे चलो चलते हैं। उस वक्त वे लोग हेलीकॉप्टर पे ही थे। वे सभी ऊपर से डायरेक्ट नीचे की ओर जंप करते हैं। टेंगू टीम के सारे लोग तोप की गोले की तरह नीचे गिर रहे थे। हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी इन म्यूटेंट्स के लिए ऊपर से जंप करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। केवल मेंग सियो ही जोंग के साथ ऊपर में रही। उसका काम तो सिर्फ ट्रीटमेंट करना था, न कि फाइट करना। यहाँ तक कि शिकिंग भी हुआ में सवार थी, बैटल में उतर गई थी। वह जिस ओर इशारा करती थी उस ओर पायरेट्स आपस में ही एक दूसरे को मार दिया करते थे। जोंग भी उसे देख रहे थे। अगर उसके आसपास कोई खतरा महसूस होता तो वह तुरंत उसकी मदद करते। विला के आसपास सबसे ज्यादा पायरेट्स थे, उनमें से 5 तो म्यूटेंट्स थे। जब वे लोग ऊपर से उतरते हुए बहुत सारे फाइटर्स को देख रहे थे, तो भी तियानलोंग पायरेट्स के लोग डरे नहीं थे, बल्कि उन लोगों ने अपने वेपन्स उठाए और गोलीबारी करना स्टार्ट कर दिया। बेली चांकिंग भी तैयार थे। उन सभी आने वाले गोलियों को रोक लिया गया। उन्हें इन सभी गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेली चांकिंग के एक ही हमले से सामने की ओर दर्जनों पायरेट 2 टुकड़ों में कट गए। बेली चांकिंग खुद काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और कह रहे थे क्या समुद्री डाकू इतना ज्यादा कमजोर है। अभी एक बुलेट टकराने की साउंड सुनाई देती है। बेली चांकिंग ने देखा उस पे हमला करने वाले म्यूटेंट्स का सर गायब था। उसने चारों ओर देखा तो उन्हें ये पता चल गया कि जो भी म्यूटेंट्स थे उन्हें जोंग ने मार दिया था। जोंग की बुलेट गड़गड़ाहट के साथ म्यूटेंट्स को मार रही थी। बेली चांकिंग भी इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी जोंग की एबिलिटी को देखने के बाद काफी हैरानी हुई। कौन कहता है कि इस वक्त वेपन कारगर नहीं होते। जब तक कोई म्यूटेटेड व्यक्ति उन वेपन्स को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, वे आसानी के साथ बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार सकते हैं। बस आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए।